नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर इंदौर से है, जहां आईजी दफ्तर के सामने खुदकुशी की कोशिश की गई है। रेप पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश की है आईजी दफ्तर के सामने। महिला ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। जीतू सोनी समेत कई लोगों पर मामला दर्ज कराया था। इस महिला ने दफ्तर के बाहर तैनात पुलिसकर्मी ने सतर्कता से इसे बचाया है। आईजी विवेक शर्मा से मिलने की जिद कर रही थी युवती, और जब मिल नहीं पाई तो उसने ये आत्मघाती कदम उठाया, खुदकुशी करने की कोशिश की। रेप पीड़िता ने खुदकुशी करने की कोशिश की है आईजी दफ्तर के बाहर। दरअसल इस युवती ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। जीतू सोनी समेत कई लोगों पर इसने मामला दर्ज कराया था, और इस के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जिससे नाराज ये आईजी दफ्तर पहुंची थी, लेकिन मिल नहीं पाई और उसी के बाद इसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सतर्कता के साथ इसे बचाया है। विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। विकास, कब का ये मामला था, कब इस युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी और अभी तक कोई इसमें एक्शन लिया नहीं गया? आखिर क्यों आईजी से मिलने नहीं दिया गया इस युवती को? देखो प्रशांत, आपको बता दूं, इस पूर्व सरकार के द्वारा जब ऑपरेशन क्लीन माफिया चलाया गया था, उस दरमियान इसकी शुरुआत इंदौर से ही हुई थी। और इसी शिकायतों के क्रम में सिलसिले में एक जो युवती है उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि जीतू सोनी, ठाकुर उदय सिंह समेत कई ऐसे नाम हैं जिन पर जिन लोगों ने इस युवती का शोषण किया है, कई प्लॉट पर कब्जा किया है। तो कब्जे समेत दुष्कर्म की धाराओं में, गैंगरेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन उक्त मामले में कुछ ऐसे नाम थे जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग पीड़िता के द्वारा लगातार की जा रही थी। हालांकि आज वो आईजी कार्यालय पहुंची थी, हालांकि उसे मिलने से रोका जरूर नहीं गया, लेकिन उससे पूर्व भी उसने ये घातक कदम उठाया। लेकिन जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए बड़ा हादसा टाला। साथ ही जो पीड़िता थी उसकी अधिकारियों से मुलाकात भी करवाई। लेकिन ये जो उस वक्त शिकायत युवती ने कराई थी, उसके बाद से कुछ आरोपी ऐसे हैं जो अभी तक फरार चल रहे हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने क्या अब तक प्रयास किए, क्या नहीं किए, संभवतः ये सभी मामलों की जांच शुरू होगी जब इंदौर आईजी इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश देंगे। बिल्कुल विकास, आप बता रहे हैं कि अधिकारियों से मिलने से इसे नहीं रोका गया था, उसके बावजूद इसने ये कदम उठा लिया। हालांकि गनीमत रही कि उसे बचा लिया गया पुलिस की सतर्कता के मद्देनजर। मकसद था इस युवती का पुलिस से मिलना, या फिर केवल मामले को बढ़ाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए ऐसा कदम उठा लिया? जी, कयासों की अगर बात की जाए तो किसी भी चीज को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, चूंकि जो युवती है उसने आईजी कार्यालय जाकर आज ये कदम उठाया, लेकिन इससे पूर्व में वो कुछ अफसरों से मुलाकात जरूर उसने की थी। और इसके साथ में जो सामने वाला पक्ष है वो भी रसूखदार है, वो पक्ष भी लगातार बड़े अफसरों से समन्वय उस समय से ही कर रहा था। तमाम मामलों में जांच की बात कही जा रही थी। कुछ एक वक्त ऐसा भी था जब तत्कालीन डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र ने उस पक्ष को मौके से रवाना किया था। वो पर डीआईजी कार्यालय पहुंचे थे और मामले में एक बार नए सिरे से जांच कराने की मांग कर रहे थे। तो दोनों ही पक्ष जो है वो लगातार उनकी तरफ से शिकायतों का सिलसिला शुरू है, और दोनों ही पक्ष अपना जो पक्ष है उसे मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम देखने को मिला इंदौर आईजी दफ्तर के बाहर, वो वाकई में चौंका देने वाला है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि निचले जो अधिकारी रहे होंगे, जो आईजी से जो नीचे के अधिकारी जिले के रहे होंगे, उन सभी लोगों ने एक पीड़िता के साथ समन्वय नहीं किया होगा। यदि पीड़िता के साथ समन्वय किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती कि उस युवती को आईजी दफ्तर के बाहर पहुंचना पड़ता और इस तरह का घातक कदम उठाना पड़ता। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई में सवाल है, और अब देखना होगा कि जो शिकायत इस युवती ने दर्ज कराई थी उस पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी। और अब बात उपचुनाव की। उपचुनाव से पहले हंगामा बरपा हुआ है। जो बीजेपी में थे आज कांग्रेस के हो रहे हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। प्रेमचंद गुड्डू के बाद बालेंदु शुक्ला की घर वापसी हो गई है। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी नेता प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए थे। सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने के बाद गुड्डू बागी हो गए थे। सिंधिया और तुलसी सिलावट के खिलाफ उन्होंने लगातार बयानबाजी भी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें नोटिस दिया और फिर गुड्डू ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस गुड्डू को सांवेर सीट से उपचुनाव लड़ा सकती है। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी छोड़ कांग्रेस के हो चुके हैं। वहीं बालेंदु शुक्ला ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल दोनों बीजेपी में थे। हालांकि यह भी आपको बता दें कि ये दोनों ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन एक बार फिर इन दोनों की घर वापसी हो गई, प्रेमचंद गुड्डू और बालेंदु शुक्ला की। प्रेमचंद गुड्डू को लेकर भी ये कयास है कि इन्हें विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में उतारा जा सकता है और बालेंदु शुक्ला को लेकर भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। प्रेमचंद गुड्डू के बाद बालेंदु शुक्ला की घर वापसी हो गई। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बालेंदु शुक्ला ने बताया कि बीजेपी में अब उनकी उपयोगिता नहीं रह गई थी, इसलिए वो अब कांग्रेस के साथ हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी। भारतीय जनता पार्टी में संभव तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कुछ उपयोगिता है नहीं, और जब उपयोगिता नहीं है तो किसी राजनीतिक दल में बने रहने का औचित्य भी नहीं है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ। लेकिन सर, किस तरीके की उपयोगिता, मतलब आप क्या आपको लगता था कि आपकी उपयोगिता हो सकती थी और पार्टी ने आपका इस्तेमाल नहीं किया? राजनीति में उपयोगिता राजनीतिक ही होती है, और जब कोई राजनीतिक किसी भी प्रकार का समावेश न हो तो लगता है कि राजनीतिक उपयोगिता नहीं है। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर में हमारे संगी साथी थे, उन सबका सहयोग मिला, मान सम्मान मिला। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और सबसे मेरे संबंध अच्छे रहे। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक उपयोगिता का सवाल है, उसका वहाँ पे बड़ा नितांत अभाव था। उपचुनाव होना है, 16 सीटें वहाँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि कांग्रेस की स्थिति कैसी रहेगी, बीजेपी की स्थिति कैसी रहेगी वहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय हुआ है, इसमें आने वाले दिनों में संभवतः भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी दिक्कत जाएगी। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बालेंदु शुक्ला से आप बात भी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि उपयोगिता, राजनीतिक उपयोगिता अब उनकी नहीं रह गई थी बीजेपी में। ये एक बड़ी वजह रही उनके बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने की, लेकिन ऐसे भी कयास हैं कि अब उन्हें भी बाई इलेक्शन में उतारा जा सकता है। शरद, अब देखिए, राजनीति में दरअसल कोई भी चीज़ बिना संभावनाओं या कह सकते हैं कि समझौते के होती नहीं है। अब जबकि उपचुनाव आ रहे हैं, करीब 10 साल तक बालेंदु शुक्ल बीजेपी में रहे और अब उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने का फैसला किया है, तो फिर कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने तो होंगे ही। और जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि ग्वालियर पूर्व से वो विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ भी सकते हैं कांग्रेस के टिकट पर। देखिए, बालेंदु शुक्ला का कांग्रेस में वापस आना या कहें एक तरीके से उनकी घर वापसी होना दो नज़रिए से देखी जानी चाहिए। पहली तो ये कि बालेंदु शुक्ल उन नेताओं में है जो माधवराव सिंधिया के ज़माने में भी राजनीति करते थे। एक तरीके से कहते हैं कि वो उनके बाल सखा भी थे। तो यानी कि कांग्रेस की जो भी जड़ें ग्वालियर चंबल संभाग में हैं, या जिन जड़ों को पकड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े हुए थे, उन जड़ों को बालेंदु शुक्ल बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और अगर उन जड़ों में कहीं ना कहीं मट्ठा डालना है या उनको अपनी तरफ खींचना है, तो फिर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेस को चाहिए जो कहीं ना कहीं माधवराव सिंधिया या सिंधिया परिवार के जो तार बिछे हुए हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, उन तक अपनी पकड़ रखता हो। तो एक फ़ायदा सियासी तौर पर कांग्रेस बालेंदु शुक्ल का अपनी तरफ आने में ये देख रही है कि अभी भी कांग्रेस के कई सारे ऐसे नेता हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। तो उन लोगों को, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तो थे लेकिन बीजेपी में नहीं गए हैं, उन्हें कांग्रेस के फेवर में कैसे लाया जा सकता है, या वो कौन कौन से लोग हैं
इन्हें शायद बालिंदु शुक्ल महत्वपूर्ण बातें आपने उठाई से जानते शरद। हैं और आखिर फायदा आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन जड़ों को पकड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े हुए, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे तरीके से बालिंदु शुक्ला उसकी समझ रखते हैं और कांग्रेस के लिहाज से एक बेहतर कदम हो सकता है। आशीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या हो गया अचानक कि आपके बड़े नेता, दिग्गज नेता, पुराने जो नेता लंबे समय से आप लोगों की इस पार्टी से जुड़े रहे, वो अब एक एक कर छोड़कर जा रहे हैं? उनमें नया नाम बालिंदु शुक्ला का है। देखिए, ऐसे कोई हमारे जो नेता हैं वो कोई छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और बाद बाकी लोग कह रहे हैं कि उनके प्रति काम नहीं था। तो सबसे पहले बालिंदु शुक्ला जी जवाब दें कि उनको एक लंबे समय तक निर्धन आयोग की जिम्मेदारी मिली, उनको हर संगठनात्मक जो भी हमारी बैठकें होती थी उचित सम्मान मिलता था, मान मिलता था। तो निश्चित ही अवसरवादिता के नए आयाम हैं। और मैं तो वो कवि की वो मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि मत भूल न्याय के वक्त जब न्याय न्याय करेगा, अन्याय पर जो मौन थे इतिहास अपराध उनका भी लिखेगा। तो जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ 15 माह में जो अन्याय हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, वादा खिलाफी हुई, आज जो लोग अवसरवादिता की राजनीति का परिचय देते हुए कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और जिन्होंने हमारे यहाँ मलाई के पद का पूर्ण रूप से दोहन किया, वो जनता के बीच क्या शक्ल लेके जाएंगे ये समय तय करेगा। नहीं आशीष जी, कभी यही नेता कांग्रेस छोड़कर आपकी पार्टी में आए थे, आपके सियासी दल में आए थे, तब ये शब्द शायद कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दल से कोई दूसरी जगह जा रहा है तो अवसरवादिता हो गई। प्रशांत जी, देखिए बड़ा स्पष्ट है ना कि जब ये हमारी पार्टी में आए थे तो उन्होंने बताया था कि इनके साथ वहां पे अन्याय हो रहा है, इनको मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा। और हमारे यहाँ तो आप सब गवाह है ना, बालिंदु शुक्ला जी को निर्धन आयोग में कितने साल तक उनको पद रहा, कितने साल तक वो अध्यक्ष रहे, ये पूरा मतलब मध्य प्रदेश जानता है। तो कहां से उनके मान सम्मान में कमी हो गई? जी ठीक है, रहिएगा। आप हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, ये जो नेता हैं आपकी पार्टी में वापसी कर रहे हैं, कभी कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी से वापस आ रहे हैं, हम इसे किस लिहाज से देखें? ग्वालियर चंबल में सिंधिया के जाने से संगठन आपका कमजोर हुआ है, उसे दोबारा मजबूत करने की कोशिश है? देखिए, जो सिंधिया माधवराव जी थे, ये उनके साथी थे, सहयोगी थे जी, और ये परिवार का हिस्सा थे जी। जब ये पार्टी छोड़कर गए तो इसलिए गए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनको सम्मान नहीं दिया, इनकी उपेक्षा की, और उससे टूटकर ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी जो है कोई इनमें गोंद लगी हुई दिखाई पड़ रही थी। अब ये कह रहे हैं कि साहब उन्हें पद पे रखा है, सम्मान दिया, और क्या सम्मान होता है? तो सिंधिया जी को तो हमने जो है इतने सारे मंत्री बना के रखा, हमने सिंधिया जी को जो है संसद सदस्य बना के रखा, और हमने उनके जय कार्य करे। जब उन्हें असम्मान लग सकता तो इन्हें असम्मान नहीं लग सकता। एक पटियाल था, आपने पद दिया था उनको। तो लोग अपने अपने कारणों से जो है पार्टियां छोड़ते हैं और अपने अपने कारणों से जाते हैं। अब इनसे पूछे कि निर्धन आयोग ने काम क्या किया, इनकी सरकार ने क्या फैसले किए निर्धन आयोग के, और निर्धन आयोग को क्या इनकी सरकार ने बजट दिया, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र ये है कि ये पले पुसाए बच्चे जो है चोरी करती है। आपने पाल पोस के बच्चा बड़ा किया है, ये चुरा के उसको चॉकलेट दिखा के ले जाते हैं। और वही जो है ये इनका पूरा जीवन जितना पहले दिन से लेके जब से जन्म हुआ है जनसंघ का और आज तक के आप ये मान रहे हैं कि लौट के भूले भटके जो थे वो अब घर को आ गए हैं? भूपेंद्र जी, मैं आपसे, जो आदमी 25 साल तक हमारी विचारधारा से जुड़ा रहा है वो आप किसी असहज महसूस कर रहा होगा इसलिए। और एक थोड़ी भारतीय जनता पार्टी में जो गया है, ये पुचकार के जो है चॉकलेट दिखा के ले जाते हैं, फिर पीछे से इंजेक्शन ठोकते हैं, आदमी जो है खत्म हो जाता है। ये इनका काम है। इनने राजनीति इसी तरह से की पूरे देश में, कोई अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं है ये। मैं मध्य प्रदेश के तो सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं जी, जवाब लीजिए। देखिए, छोटा सा रिएक्शन आशीष अग्रवाल जी। जी जी जी, और एक बात और भी, बालिंदु शुक्ला कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल या राजनीतिक अब हैसियत बीजेपी में नहीं रह गई थी, इसलिए उन्हें ये सियासी दल छोड़ना पड़ा। देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, जनता भी समझ रही है और आप भी समझ रहे हैं। वैसे मेरे भूपेंद्र जी बात कर रहे थे विचारधारा की, तो कांग्रेस की विचारधारा क्या है वो जरा बताएंगे, राइट है या लेफ्ट है?
कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है। कांग्रेस एक नेता आधारित दल है और जिसमें राहुल गांधी जैसा नेता हो तो लोग टूटेंगे और लगातार मेरा जवाब ले लेना। अरे सुनिए ना, ये लोग जो हमें छोड़कर जा रहे हैं, ये लोग जो हमें छोड़कर जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इनको उपयोग नहीं लिया गया, बल्कि इनको ऐसा लगता है कि डूबते हुए माफी के साथ रोक रहा हूं इनको कप्तान बना दिया जाए। आशीष जी, वक्त की कमी है, माफी के साथ रोक रहा हूं। शुक्रिया आशीष जी हमसे बात करने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, और वक्त में नहीं दे पाया। शरद हमारे साथ बने हुए थे, शरद आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब सीएम शिवराज आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के 4 इमली स्थित निवास पर पहुंचे। सीएम शिवराज ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से चर्चा की। माना जा रहा है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार होना है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के 4 इमली स्थित निवास पर सीएम शिवराज के पहुंचने से एक बार फिर मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चौथी बार जब से शिवराज सीएम बने हैं, तब से पहली बार सीएम शिवराज किसी मंत्री के बंगले पर पहुंचे। सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंद कमरे में चर्चा की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मुलाकात की है। वहीं प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी मंथन हुआ है। अरे मुलाकात, मैं मुख्यमंत्री हूं, वो गृह मंत्री है। बरसों से युवा मोर्चे के जमाने से साथ काम कर रहे हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊं। ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए और गप तो हम लगाते ही हैं। ठीक है सर, ये टाइमिंग को लेके है कि मंत्रिमंडल का चल रहा है, राज्यसभा का चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, तो ये थोड़े से सवालों के जवाब मिल जाते तो ज्यादा आसानी हो जाती समझने में मुलाकात। अरे हम तो रोज ही मिलते हैं, देखते नहीं रोज कोरोना की समीक्षा होती, तो चर्चा अगर करनी है कई विषयों पे हम लोग वल्लभ भवन में भी करते हैं। मैं तो सुबह से लेकर देर रात तक वल्लभ भवन में ही रहता हूँ, बाहर निकलने के पहले अभी। लेकिन आज तो नाश्ता करना था इसलिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बारिश में गेहूं के भीगने के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। शिवराज सिंह ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गेहूं खरीदी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन हमारी सरकार बनते ही हम एक्शन में आए। शिवराज ने कहा कि किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड 1,26,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं, बावजूद इसके कि कमलनाथ सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं की थी खरीदी की। ढंग से बारदानों तक का इंतजाम नहीं था। हमने 100 लाख मीट्रिक टन की तैयारी की आते ही आनन फानन में, और 126 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। निसर्ग आ गया बीच में। कल भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, आज भी सवेरे से जानकारी ली। गेहूं सुरक्षित है, 94% का तो भंडारण हो गया है। लेकिन जो गेहूं तौला जा रहा था, आपने देखा कई जगह लाइनें थी, वो गेहूं ढकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा भीगा है, वो अभी सूखेगा। और मैंने कल ही कहा कि किसान भाइयों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं काहे के लिए हूं। और विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज ने वल्लभ भवन में पौधारोपण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संदेश देते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम सब साल में एक पौधा जरूर लगाएं। नदियों को स्वच्छ रखें, प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। दोहन का मतलब कि जितनी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले उतना निकाल लें। लेकिन अगर हमने ज़्यादा लालच, वो सरकारें हों चाहे समाज हो, के चक्कर में अगर अंधाधुंध शोषण प्रकृति का किया, तो फिर धरती बचेगी नहीं। क्योंकि धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, 2050 तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तब हम सोच सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। और दूसरी बात, ये धरती केवल। और अब बात जेपी नड्डा के बयान की। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 370, सीएए और ट्रिपल तलाक जैसे मसले पर आपत्ति थी, जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में यह शामिल था।
जब आप 370 हटाते हैं, अमित शाह पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर आए, उन्होंने बोला कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। जब आप सीए लेकर आए तो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। आखिरकार कांग्रेस को लगता है कि आप जो अपने मैनिफेस्टो में आपने लिखा उसको पहले साल में सब निपटाते चल रहे हैं। तो कांग्रेस की समस्या यह है कि आप लोग उनके साथ डिस्कस नहीं करते। ये 303 का मैंडेट भारत की जनता ने दिया है ना, 130 करोड़ जनता ने दिया है ना जी। तो हमारे को कहा है ना कि इस काम को पूरा करना है, और हमने जग जाहिर करके किया है ना, हमने सबको बता करके किया है ना। इसमें डिस्कस करने के लिए क्या चीज रह गई थी? इसमें डिस्कस करने के लिए था क्या? व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल एब्रोगेट 370, व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल 35A विल गो, तो व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड दैट सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आज एक्ट बन गया, CAA हो गया, इसको हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे देंगे। ट्रिपल तलाक हमने तय किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसको हमको इंप्लीमेंट करना था, हमने इंप्लीमेंट किया। बहुत बड़ी कुरीति चली आ रही थी, उसको हमने अपने मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में शामिल करने में और उनका हमने सहयोग किया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटी। और ब्रेक के बाद खबर देवास से है, जहां घुमक्कड़ जाति से संबंध रखने वाले एक परिवार के दो भाइयों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ये बैलगाड़ी खींचते नजर आ रहे हैं। ये परिवार इंदौर से शिप्रा जा रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार के दो बच्चों के इलाज के लिए बैल बेचने पड़े, बावजूद दोनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने मजदूर के परिवार को सहयोग की बात की है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें देवास से सामने आई हैं, जहां एक परिवार के दो युवा बैलगाड़ी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों बेल बेचकर फिर मेरी बहन को जलाई, पैसे लगाए, बेल बेचकर बहन को जलाया। उसके कार्यक्रम में पैसे खर्च किए। कितने में बेचा था बेल? दोनों बेच दिए थे 18,000। 18,000 में दोनों बेच दिए थे। ये तुम्हारी माता है? मम्मी अपनी। पिता तुम्हारे नहीं है? पिता नहीं। भैया काम कर रहे थे, दूसरी औरत लेके भाग गए मेरे पापा। कष्ट देने वाली घटना है। हमारे मध्य प्रदेश में यदा कदा ऐसे प्रकरण आते हैं, इसको हमने चुनौती के रूप में लिया है। इस परिवार के इस बंदे की जो भी मदद कर सकते हो पूरी खबर की जाएगी। ऐसा पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो, ये सरकार की कोशिश है, क्योंकि ये सरकार किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है, दलित की है, आदिवासी की है। और अब अगली खबर, जियो में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों की लाइन लग गई। इस बार अबू धाबी के सरकारी फंड की कंपनी मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने जियो में 9,093 करोड़ 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। इस इन्वेस्टमेंट से मुबाडाला इन्वेस्टमेंट को जियो की 1.85% हिस्सेदारी मिलेगी। बता दें कि जियो में 6 हफ्ते में ये छठा बड़ा निवेश है। 6 हफ्तों में जियो में 87,655 करोड़ 35 लाख का विदेशी निवेश हुआ। इससे पहले KKR, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और जनरल अटलांटिक ने जियो में निवेश किया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।